Hello students, this is Shailesh and today we will talk about another important topic in Indian history. This topic is specifically important for your preliminary exam. Mains में इतना कुछ खास रोल नहीं है इसका, but knowing about these taxes will of course help you eventually. Alright guys, so let's start with the Vedic period कि Vedic period में आपको कौन कौन से taxes देखने को मिलेंगे. गाइज अगर आप अर्ली वैदिक की बात करें, आप ऋग्वैदिक पीरियड की बात करें तो वहाँ पर एक ही टैक्स का जिक्र किया गया है एंड दैट इज़ बाली. और बाली टैक्स आपको सिर्फ ऋग्वैदिक पीरियड में ही देखने को नहीं मिलेगा. आप आगे जाएंगे तो आपको मौर्यंस के टाइम पर भी ये टैक्स देखने को मिलेगा, इवन गुप्तास के टाइम पर ये टैक्स देखने को मिलेगा. बट इस टैक्स में काफ़ी डिफरेंस आया with the rise of every new regime. So taxes जो हैं वो फिक्स्ड नहीं है कि ऋग्वेदा में अगर बाली एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था तो वही रेफरेंस में या उसी कॉन्टेक्स्ट में उसको मौर्याज या गुप्ता पीरियड में भी यूज़ किया जाएगा. सो थिंग्स माइट बी डिफरेंट. ओके, सो दीज टैक्सेस वर सब्जेक्ट टू चेंज. Before we delve into Bali, before we try to understand it, let us first understand कि वैदिक पीरियड में जो किंगशिप है उसका नोशन क्या था. सरल भाषा में गाइस, लोग उस टाइम पर लैंड से खुद को एसोशिएट नहीं करते थे बिकॉज वी वर स्टिल अ फूड गैदरर एंड वेंडरर सोसाइटी. People were constantly moving from one place to another place. That is why their sentiments were not related or were not attached to the land. उनके जो sentiments थे वो अपने लोगों के साथ, it means अपनी ट्राइब के साथ जुड़े हुए होते थे और ट्राइब को कहा जाता था जन, JANA, जन. सो ये जो वर्ड है जन, ये आपको ऋग्वेदा में भी कई बार देखने को मिलेगा. इट सिंपली शोज दैट ट्राइब वॉज मोर इम्पॉर्टेंट और पीपल वर मोर इम्पॉर्टेंट देन लैंड. सो जब लैंड का नोशन ही नहीं है तो किंगशिप जो होगी वो उतनी स्ट्रांग नहीं होने वाली है. वहाँ पर क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होंगी, क्लियरली डिफाइंड सिस्टम्स नहीं होंगे एंड टैक्स जो है उसका जो सिस्टम था वो भी क्लियरली डिफाइंड नहीं था. Okay, so because of the liquidation in other systems, the tax system was also not solidified. वो भी काफ़ी ज़्यादा लिक्विड था. अभी हमारे पास जो रेफरेंसेस अवेलेबल हैं, जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, उनमें एक ही टैक्स का जिक्र किया जाता है एंड दैट इज़ बाली. नाउ व्हाट इज़ बाली? इट इज़ अ वॉलेंट्री ऑफरिंग टू अ किंग और टू अ गॉड. हिंदी में आपने सुना भी होगा बलि देना, बट वो बलि देना इज लाइक कुर्बानी देना काइंड ऑफ. बट यहाँ पर बलि का मतलब है ट्रिब्यूट. आप अपनी मर्जी से गॉड को या किंग को अगर कोई भी चीज़ गिफ्ट करना चाहते हैं तो दैट वुड बी कंसिडर्ड बलि. सो बेसिकली एन ऑफरिंग. सो ये जो टैक्स था ये वॉलेंट्री था. इसके लिए किसी को फोर्स नहीं किया जाता था, अपनी श्रद्धा अनुसार जिसको जो देना है वो दे सकता था. हैंस क्योंकि यहाँ पे ना तो ये रेगुलर था और ना ही इसका एक प्रॉपर अमाउंट स्टिपुलेटेड था, दैट इज़ वाई इसको टेक्निकली हम टैक्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं. बट इसके अलावा हमारे पास वैदिक पीरियड में किसी और तरीके के टैक्स सिस्टम का जिक्र नहीं किया गया है. सो दिस इज़ व्हाट वी विल हैव टू गो थ्रू. ओके, अब वैदिक पीरियड में दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं. ये आप होमवर्क में पढ़ेंगे. आई विल नॉट कवर इट राइट हेयर, अदरवाइज इट विल बी ऑफ ट्रैक. सभा एंड समिति, ये दो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती थी. इनके आपको डिफरेंट कोनोटेशंस देखने को मिलेंगे, बट ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. इनके बेसिक फंक्शंस देख लेना कि कब, कहाँ और कैसे ये बनाई गई और इन्होंने ये किस तरीके का रोल प्ले करते थे किंगशिप को मेंटेन करने में. ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मौर्याज की. ठीक है, मौर्याज के अंदर सबसे पहली चीज़, अगर टैक्सेस देखने हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि जो किंगशिप का नोशन है उसमें क्या चेंज आया. बाय द टाइम मौर्याज केम टू द थ्रोन, किंग ने क्या क्लेम कर दिया? किंग क्लेम्ड एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर लैंड.
थ्रू धर्म शास्त्रास एंड धर्म सूत्रास, इनफैक्ट मनुस्मृति में ये लिखा गया कि जो सारी की सारी लैंड है वो किसके कंट्रोल में है, वो किंग के कंट्रोल में है। एंड किंग की जो परमिशन थी, इट वाज असेंशियल टू बाय, सेल और इवन डोनेट लैंड। सो नाउ द अल्टीमेट अथॉरिटी इज किंग। हाउएवर अगर आप प्रैक्टिस में देखेंगे तो जो लैंड जो थी वो किसानों को दे दी जाती थी इन द नेम ऑफ द किंग, एंड जब तक किसान टाइमली अपना रेवेन्यू पे कर रहा है, टैक्सेस पे कर रहा है, तब तक ठीक है। इन केस ही इज अनेबल टू पे, देन the king would have authority and right to confiscate the land and to give it to someone else. So ultimately the entire land was held by the king, it was owned by the king. अब यहाँ पर टैक्सेस का स्ट्रक्चर आपको थोड़ा, यहाँ पे आपको रिजिडिफिकेशन देखने को मिलेगा, थोड़ा सा सॉलिडिफिकेशन देखने को मिलेगा। वैदिक केस में बाली एक बहुत ही अनसर्टेन टैक्स था, इट वॉज अ वॉलेंट्री ऑफरिंग। लेकिन यहाँ पर यू विल सी दैट बाली हैड बिकम अ कंपोजिट एंड कंपल्सरी टैक्स। कंपोजिट का मतलब है कि बाली में कोई एक ही चीज़ नहीं है, इट्स लाइक मल्टीपल एरियाज में, अलग अलग एरियाज में अलग अलग टैक्सेस को बाली के अंडर इंक्लूड कर दिया गया था। कुछ एरियाज में रिलीजियस टैक्स, आप देखेंगे रिलीजियस टैक्स को बाली कंसिडर किया जाता था। कुछ एरियाज में नॉर्मल जो लैंड रेवेन्यू होता था या नॉर्मल जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे टैक्स लगता था उसको बाली कंसिडर किया जाता था। कुछ एरियाज में कैटल पर लगने वाले टैक्स को बाली कंसिडर किया जाता था। सो वी हैव स्कैटर्ड अकाउंट। बट अगर आपसे स्पेसिफिकली प्रीलिम्स में पूछा जाए कि बाली अंडर मौर्याज जो टैक्स था उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या थे, तो ये सारे फीचर्स आपको याद रखने हैं। इनमें से जो जो भी वहाँ दिखे यू हैव टू मार्क इट करेक्ट। बाली वॉज इम्पोज्ड ऑन कॉन्कर्ड एनिमीज। अगर किसी एक राजा ने दूसरे को डिफीट किया तो दूसरे राजा से अगर वो कोई अमाउंट, कोई कॉम्पेंसेशन क्लेम करता है तो उसको भी बाली टर्म दिया जाता था। सो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स वर देयर अंडर बाली एंड दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड अ कंपोजिट टैक्स। ओके, यहाँ पर एक टैक्स का जिक्र और होता है एंड विच इज कॉल्ड भागा। भाग का मतलब होता है पार्ट, पार्ट ऑफ समथिंग। सो ये जो टैक्स था, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि ये क्रॉप प्रोडक्शन पे लगता था एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स लैंड की जो क्वालिटी है वो कंसिडर की जाती थी। बाकी के फैक्टर्स भी कंसिडर किए जाते थे विच आर नॉट रेलेवेंट टू डिस्कस एज ऑफ नाउ। द पॉइंट इज कि डिफरेंट एरियाज में भागा जो टैक्स था वो डिफरेंट रेट से कैलकुलेट किया जाता था। कुछ एरियाज में 1/6 होगा, इवन कुछ एरियाज में 1/8, कुछ एरियाज में 1/4। सो इट डिपेंडेड। एंड राजा इमरजेंसी के टाइम पर इन टैक्सेस को, और ये चीज़ अर्थशास्त्र में लिखी गई है कि अगर देश फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है या राजा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है तो उस केस में जो रेवेन्यू है या जो टैक्सेस हैं उनको अप टू 50% भी इंक्रीज किया जा सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास मौर्यंस के टाइम पर ही एक टैक्स आता है जिसका नाम है पिंडी कर। ये टैक्स पूरे गांव पर लगता था। इनफैक्ट जो क्लस्टर ऑफ विलेजेस हुआ करते थे, क्योंकि विलेजेस थोड़े छोटे छोटे थे, तो जो क्लस्टर ऑफ विलेजेस हुआ करते थे उन क्लस्टर्स पे ये टैक्स लगता था। लेकिन इसको पे करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था। पिंडीकर को राजा की जो आर्मी थी उसका मोबिलाइजेशन होता था फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, एंड ऑफ कोर्स द आर्मी वुड नॉट कैरी eating material with itself because it will make it slow, it will make it heavy. तो जिन जिन एरियाज से या जिन जिन गाँव से वो आर्मी होकर गुजरती थी या राजा के जो ऑफिसर्स वगैरह होते थे वो होकर गुजरते थे, तो गांव के लोगों की कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी उन्हें फीड करने की, उन्हें खिलाने की। सो इस टैक्स को, सो यू कैन से कि वेन एवर रॉयल आर्मी पास्ड थ्रू their respective territories, so it was the responsibility of the villages, it was the combined responsibility of the farmers कि वो उनका टेक केयर करते थे, एंड इस टैक्स को कहा जाता था पिंडीकर टैक्स। ओके, नेक्स्ट इज हिरण्य।
हिरण्य का मतलब होता है गोल्ड. अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग हिरण्य मीन्स गोल्ड. सो पीपल who had additional income other than let's say एग्रीकल्चर, तो उस पर एक और टैक्स लगता था विच वॉज कॉल्ड हिरण्य टैक्स. ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए. इट वॉज पेड इन कैश और गोल्ड. अब आपको स्टेटमेंट दे दिया जाए हिरण्य कुड बी पेड इन काइंड, then the answer is going to be no. It was to be paid in cash or gold. Next was pranay. Pranay, it literally means gift of affection. प्रणय को आप कह सकते हैं कि ये एक इमरजेंसी टैक्स था. अगर स्टेट को ज़रूरत है लेट्स से फाइनेंसेस की, तो उस केस में वो एडिशनल टैक्स लगा सकते थे लोगों के ऊपर. नॉर्मली जो बढ़ाया जाता है था, ये जो लगाया जाता था वो टोटल प्रोड्यूस का 1/3 या 1/4 लगाया जाता था. बट इसकी जो मैक्सिमम रेंज हो सकती थी सारे टैक्सेस के मिलाकर, वो अप टू 50% हो सकती थी. ठीक है. उसके बाद एक और टैक्स का जिक्र मिलता है एंड दैट इज कॉल्ड प्रवेश्य. प्रवेश्य बोले तो प्रवेश करना. इट मीन्स इम्पोर्ट टैक्स. इम्पोर्ट पे लगने वाले टैक्स को प्रवेश्य कहते थे एंड एक्सपोर्ट पे लगने वाले टैक्स को निष्क्रम्य कहते थे. Mauryans, they had specific tax provisions, in fact fixed tax provisions for different professions. कौन कौन से मेन प्रोफेशंस थे जो टैक्सेशन रिजीम के अंडर आते थे? वाइन मेकिंग, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग, द लिस्ट इज मेंशन्ड हेयर. एंड ये जो गैम्बलर्स एंड गैम्बलिंग हाउसेस थे, दे वर क्वाइट पॉपुलर फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू. जैसे आज के डेट में जो लिकर टैक्स है, इट इज़ क्वाइट रिवॉर्डिंग. सिमिलरली उस टाइम पर जो ये गैम्बलिंग टैक्स हुआ करता था, इट वाज क्वाइट रिवॉर्डिंग. यहाँ तक कि जो स्टार्टिंग फेज में, क्योंकि मॉरियंस के टाइम पे यू विल सी कि ब्राह्मणिज्म इतना डोमिनेंट नहीं था एंड दैट इज़ वाई जो इनकम ऑफ टेम्पल्स हुआ करती थी उस पर भी वो टैक्सेस इम्पोज करते थे. बट जैसे जैसे मॉरियंस के बाद अभी आगे फिर थोड़ा डाइल्यूशन होने वाला है. शुंगास एंड देन वी हैव कानवास एंड सातवाहनास एंड डिफरेंट डायनेस्टीज वुड बी देयर. बाय द टाइम गुप्तास कम, तो उस टाइम तक ब्राह्मणिज्म जो है इट विल बी काइंड ऑफ ऑन द रिवाइवल स्टेज. इट विल बी अगेन गेनिंग द ग्राउंड एंड देन जो ये टैक्सेस वगैरह हैं आपके, ये यहाँ से अबॉलिश कर दिए जाएंगे और ब्राह्मणास को काइंड ऑफ टैक्स फ्री एंटिटी अनाउंस कर दिया जाएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्सेस अंडर गुप्तास. गुप्तास के अंडर टैक्सेस में ऑफ कोर्स बाली तो रहेगा ही रहेगा. जो मौर्याज के केस में था उसका फर्दर मैनिफेस्टेशन कर दिया गया, फर्दर उसको और ज़्यादा रिजिड कर दिया गया. भागा, it was land cultivation tax under Guptas. भोग, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, भागा ये लैंड कल्टीवेशन टैक्स था, जबकि भोग जो था ये आपका गिफ्ट आप कह सकते हैं इसको. ऑल काइंड्स ऑफ गिफ्ट्स, फ्लावर्स, वुड्स, फ्रूट्स, ये सब राजा की खिदमत में पेश किए जाते थे या उसके ऑफिसर्स को दिए जाते थे. हिरण्य ये अभी भी कॉन्टिन्यूड था एंड इसका नेचर अभी भी वही था जो मौर्यन टाइम्स में देखने को मिलता था. एक नया टैक्स गुप्ताज के टाइम पर इंट्रोड्यूस किया गया था विच वॉज कॉल्ड हली वाकरा. हली वाकरा का मतलब है यहाँ पे हल. हल बोले तो जो प्लो होता है जिससे आप खेत की टिलिंग करते हैं. सो जिन जिन लोगों के पास हल होता था या जो जो लोग बैल ओन करते थे लाइक ऑक्सेस और पैर ऑफ ऑक्सन, तो उन लोगों पर एक अलग टैक्स लगाया जाता था. जितने बैल होंगे, जितने हल होंगे, उतना ज़्यादा टैक्स उनके ऊपर लगेगा. टैक्स वाज उडिनंगा. इस टैक्स के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हिस्टोरियंस अस्यूम करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियंस, दैट इट वाज सम सॉर्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी टैक्स. ओके. एंड फाइनली गुप्ताज के अंडर एक टैक्स था जिसे कहा जाता था क्लिप्ता एंड इट वाज रिलेटेड टू सेल एंड परचेज ऑफ लैंड. जब भी आप कभी ज़मीन खरीदेंगे या ज़मीन बेचेंगे या उसका ट्रांसफ़र करेंगे तो उस टाइम पर उस पर आपको एक टैक्स देना पड़ता था विच वॉज कॉल्ड क्लिप्टा. नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्सेशन इन मिडीवल इंडिया. मिडीवल इंडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट टैक्स आपने बहुत बार नाम सुना होगा, इट इज़ कॉल्ड जिजिया.
जिजिया के ये की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। सबसे पहले इंडिया में जो जिजिया इम्पोज किया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड इंडिया in 712 AD. He captured सिंध एंड मुल्तान वाला जो एरिया है, ये इसको कहा जाता है अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। आप चाहें तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जाम। सो मोहम्मद बिन कासिम ने जिजिया को पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। जिजिया क्या है? जिजिया एक प्रोटेक्शन टैक्स है। कभी कभी क्वेश्चंस जो होते हैं वो टैक्सेस के नेचर के ऊपर पूछ लिए जाते हैं। आपको बोल दिया जाए जिजिया इज और जिजिया वाज अ रिलीजियस टैक्स, देन द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इट वाज अ प्रोटेक्शन टैक्स। और इसका जो मेंशन है वो कुरान में किया गया है। ये टैक्स हमेशा नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था। वो क्रिश्चियंस हो सकते थे, बुद्धिस्ट हो सकते थे, जैनिज़्म के फॉलोअर्स हो सकते थे, हिंदुज़म के फॉलोअर्स हो सकते थे, और लगाने वाले जो होंगे वो मुस्लिम रूलर्स होंगे। सो ऑलवेज इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स बाय मुस्लिम रूलर्स। जब इंडिया में जिजिया को इम्पोज किया गया था तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस रखे गए थे, जैसे कि जिजिया के अंडर वुमेन एक्सक्लूडेड होती हैं, उनके ऊपर जिजिया टैक्स नहीं लगता है, बच्चों के ऊपर नहीं लगता है, हैंडीकैप्ड के ऊपर नहीं लगता है, बैगर्स के ऊपर नहीं लगता है, एंड पीपल अंडर द डायरेक्ट सर्विस ऑफ द रूलर, जो रूलर के लिए डायरेक्टली लोग काम कर रहे हैं, लाइक उनकी सेना में काम कर रहे हैं, उनके सफाई कर्मी हैं, तो उनको भी जिजिया से एग्जैम्प्ट किया गया था। इसमें एक चीज़ और थी, एल्डरली, जो आपके बुजुर्ग लोग होते थे उन पर भी जिजिया नहीं लगाया जाता था। सो यू कैन से कि जिजिया जो लगता था वो फिट एंड साउंड बॉडी साउंड माइंड के जो लोग थे उनके ऊपर लगाया जाता था। ओके, अब एक चीज़ और है इसमें कि फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी का लास्ट इम्पॉर्टेंट रूलर था, इसने फॉर द फर्स्ट टाइम ब्राह्मणास पर जिजिया लगाया था। प्लीज़ रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, क्योंकि इससे पहले ब्राह्मणास को जिजिया से एक्सक्लूड किया गया था। जिजिया वॉज नॉट एप्लीकेबल फॉर ब्राह्मणास। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं खरज की। खरज जो था वो इनिशियली अगर देखा जाए तो वो न्यू मुस्लिम कन्वर्ट्स के लिए था, क्योंकि कुरान के अकॉर्डिंग, या नॉट कुरान, लेट्स से शरीयत के अकॉर्डिंग केवल मुस्लिम्स ही लैंड ओनर्स हो सकते थे, एंड दैट इज़ वाई लोगों को फ़ायदा नज़र आता था और वो इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेते थे, अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लेते थे। बट एट द सेम टाइम जो रेवेन्यू है उसकी रिक्वायरमेंट मुस्लिम रूलर्स को थी, दैट इज़ वाई दे इंट्रोड्यूस्ड दिस टैक्स। और खर्च का जो अमाउंट होता था या जो उसका रेट होता था वो नॉन मुस्लिम्स पर लगने वाले टैक्सेस के कंपैरिजन में कम होता था। इसकी शुरुआत इंडिया में तो ऑफ कोर्स बाद में हुई, बट ये टैक्स ऑलरेडी जो आपका खुरासान, ईरान, इराक वाला एरिया है वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी पहले से एग्जिस्ट करता था। थर्ड टैक्स ये आपको देखने को मिलेगा ज़कत, एंड इट इज़ नॉट मुस्मिल, इट इज़ मुस्लिम पुअर। ज़कत क्या है? आप इसको चैरिटी टैक्स कह सकते हैं। इट्स लाइक अ मैंडेटरी चैरिटी। इस्लाम के 5 पिलर्स होते हैं, ठीक है, जिनमें से एक पिलर है गिविंग आर्म्स, भिक्षा देना या चैरिटी करना। सो लोगों की जो सेविंग्स होती थी उन सेविंग्स का 2.5% रिजर्व रखा जाता था चैरिटी के तौर पर फॉर मुस्लिम पुअर एंड नीडी। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट टैक्स दैट वी हैव इज खम्स। खम्स क्या होता था? खम्स एक वॉर बूटी टैक्स था। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक राजा ने किसी लेट्स से एक मुस्लिम रूलर ने किसी दूसरे रूलर पर अटैक किया। ये रूलर मुस्लिम भी हो सकता है, नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, डजेंट मैटर। तो इस अटैक में राजा को, मान लीजिए ये वाला जो मुस्लिम रूलर है, ही वॉज डिफीटेड,
ओके, ही वॉज डिफीटेड. सो व्हाट विल हैपन कि इसकी जो टेरिटरीज वगैरह हैं, जो भी ट्रीटी होगी उसके अकॉर्डिंग इस राजा को मिलेंगी ही मिलेंगी. ठीक है, तो वो जो टेरिटरीज वगैरह हैं उनको वॉर बूटी टैक्स नहीं कहा जाता था. वॉर बूटी का मतलब होता था कि वंस दिस रूलर वॉज डिफीटेड, तो ये जो राजा है इसकी जो आर्मी होती थी इसको कुछ टाइम के लिए ओपन छोड़ दिया जाता था, एंड दे वर टोल्ड दैट यू कैन ग्रैब वट एवर यू कैन, लाइक बैटल फील्ड से उठा सकते थे चीज़ें, या फिर लोगों के घरों पे भी कई बार जाकर 1 दिन 2 दिन का उन्हें टाइम दिया जाता था. वो उन्हें जो वट एवर वॉर बूटी दे कुड कलेक्ट, वो उसे कलेक्ट करते थे जाकर, और जो भी टोटल अमाउंट वो कलेक्ट करते थे, सोल्जर्स जो कलेक्ट करते थे मिलकर, उसका 20% राजा को जाता था, और बाकी का 80% जो आर्मी थी या जो यूनिट थी वो अपने डिवाइड करती थी, अपने अंदर डिवाइड करती थी अमंग्स दी सोल्जर्स. सो ये जो टैक्स था इसको कहते थे खम्स. जस्ट रिमेंबर दैट इट वाज अ वॉर बूटी टैक्स. एक टैक्स का सिर्फ आपको नाम याद रखना है, जारिब. ये आपका लैंड टैक्स था, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मुर्शिद कुली खान इन बंगाल. आई एम श्योर आपने मुर्शिद कुली खान का नाम सुना होगा. ये बंगाल स्टेट के फर्स्ट काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट नवाब थे. हालांकि इन्होंने ऑफिशियली अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर नहीं की थी, बट मुग़ल एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन में सबसे पहले बंगाल स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था अराउंड 1717 में, 1717 में. तो ये उसके फाउंडर थे मुर्शिद कुली खान. एक और टैक्स आता है विच इज़ कॉल्ड उश्र. उश्र इज़ अ टीदे. टीदे बोले तो 10%. ये 10% का एडिशनल ड्यूटी होती थी हार्वेस्ट्स ऑफ इरिगेटेड लैंड. इसका मतलब ये है कि जहाँ पर सरकार पानी मुहैया करवा रही है, अवेलेबल करवा रही है, जो फील्ड्स राजा के द्वारा बनाई गई जो कैनाल्स वगैरह हैं उनके थ्रू इरिगेटेड हो रहे हैं, उन पर एक एडिशनल टैक्स लगता था विच वॉज कॉल्ड उश्र. 10% का टैक्स लगता था. फिरोज शाह तुगलक ने इसी टैक्स को शर्त और शराब टैक्स के नाम से इंट्रोड्यूस किया था. देयर वाज वन अनदर टैक्स विच वाज कॉल्ड घरी, एंड ये आपका हाउसेस पे लगता था. घर से आप याद रख सकते हैं, घरों पे लगने वाला जो टैक्स था उसको घरी कहा जाता था, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी. चौथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टैक्स था. ये मराठाज ने इंट्रोड्यूस किया था. जितने भी नॉन मराठा स्टेट्स थे जो उनके इन्फ्लुएंस में थे, उनके ऊपर वो ये टैक्स इम्पोज करते थे, और बदले में उन्हें प्रॉमिस करते थे कि इफ़ यू पे 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू दैट यू आर अर्निंग, तो हम आपके स्टेट पर प्लंडरिंग रेड्स नहीं करेंगे, हम अटैक नहीं करेंगे. एंड देयर वर सेवरल स्टेट्स जो मराठास को चौथ टैक्स पे किया करते थे. टैक्सेस ये ओरिजिनल नहीं थे मराठास के, ये टैक्सेस ऑलरेडी काइंड ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा में एग्जिस्ट करते थे, बट शिवाजी के टाइम पीरियड में और शिवाजी के टाइम पीरियड के बाद से मराठास जो थे वो इन्हीं टैक्सेस के लिए काफ़ी पॉपुलर थे. सरदेशमुखी, देशमुख नाम आपने सुना होगा. देशमुख का मतलब होता है प्रधान. ओके, तो सर देशमुख का मतलब हुआ प्रधानों का प्रधान. इट मीन्स द किंग ऑफ द किंग्स और द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स. सो ओवरलॉर्ड होना. सो शिवाजी ने अपने आप को ओवरलॉर्ड का टाइटल दिया था. ही अस्यूम्ड द ओवरलॉर्डशिप, एंड दैट इज़ वाई ही स्टार्टेड अ न्यू टैक्स विच वॉज कॉल्ड सरदेशमुखी, एंड अंडर दिस 10% एडिशनल टैक्स वॉज इम्पोज्ड. एंड गाइज, आपके जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर टैक्सेस आते हैं वो 3 टैक्सेस आते हैं या 3 टैक्सेशन सिस्टम्स आते हैं जिन्हें रेवेन्यू सिस्टम्स भी कहते हैं. वन इज़ PSS, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, देन वी हैव रायतवारी एंड वी हैव महलवारी. ये आप होमवर्क में पढ़ेंगे. इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ना. अगर आपको कोई दिक्कत होती है देन ऑफ कोर्स यू कैन राइट टू मी. आई थिंक टैक्सेशन में इतने टैक्सेस याद रखना इज़ मोर देन सफिशिएंट. इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है. थैंक यू सो मच गाइज.